नमस्कार, आप देख रहे हैं चारवाक। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आउट देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स इज व्हाट वील ट्राई टू सॉल्व टुडे। सो वेरी सिंपल, बट एक चीज है जो आप स्टूडेंट्स यूपीएससी के आंसर्स लिखने के इच्छुक हैं, ये कोई वैसा वीडियो नहीं है जहां पर 7 मिनट के अंदर आपको ये घुट्टी पिला के बता दी जाएगी कि मैंने ये आंसर लिख लिया है। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग एन आंसर is the fact you have to understand what the question is. सबसे पहला। दूसरा, you spend as much time as required to write the very first answer. सबसे पहला आंसर आप अगर अपने जीवन का यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा समय दे सके, बिकॉज the very first step is to write a good answer and then to go about writing a speedy answer. बहुत सारे इंटरव्यूज में और सेशंस में आपने सुना होगा कि सर मैं 7 मिनट में एक आंसर लिखता हूँ या 5 मिनट में एक आंसर लिखता हूँ और इस तरीके से मैं 3 घंटे में 20 या 25 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ विथ 150 वर्ड्स ईच और 250 वर्ड्स। टेल यू व्हाट, ये एंड रिजल्ट आपको बताया जा रहा है, यानी कि उस कैंडिडेट ने पूरे साल या 1.5 साल मेहनत की, रोज आंसर्स लिखे। रोज जरूरी नहीं है कि उन्होंने 7 मिनट में लिखे, लेकिन जो आखिरी दिन एग्जाम के टाइम लिखा वो आपको पेश किया जाता है, वो आपको प्रेजेंट किया जाता है। दैट इज नॉट व्हाट एग्जामिनेशन इज अबाउट। द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, मैं मान के चल रहा हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आंसर राइटिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन लुक्स लाइक दिस। इसीलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको कह रहा हूं दैट वी विल डाइव डीप इनटू द एथिक्स ऑफ राइटिंग एन आंसर, कि किस तरीके से आंसर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और ऐसा कब दिन आएगा जब आप 7 मिनट में या 5 मिनट में एक आंसर लिखेंगे 150 या 250 वर्ड्स का। दूसरी बात, ये क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन है, यानी कि हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो काफी पॉपुलर होगा हम लोगों के बीच में, करंट अफेयर्स के साथ में चल रहा होगा, न्यूज़पेपर्स के बीच में रहा होगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट हियर। सो द क्वेश्चन दैट यू सी हियर इज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स लगभग अब 1 महीने से करंट अफेयर में है। इस तरीके से है बिकॉज इन महाराष्ट्र देर आर सम पार्टीज विच वर डिमांडिंग लैंग्वेज बेस्ड, लेट्स से स्पोकन कल्चर, कि ठीक है आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलिए अगर आप एक जगह एक स्टेट में हैं तो। पर्टिकुलरली अगेन इन तमिलनाडु एज वेल एज इन कर्नाटका वी हैव बीन सीइंग लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशंस। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम स्टालिन ने और कर्नाटका में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लैंग्वेज के ऊपर, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, इन सब के ऊपर अपनी मांगे रखी, हिंदी विज़ हिंदी को लेकर। नाउ दैट लीड्स अस टू अ क्वेश्चन जो बार बार आ चुका है यूपीएससी में। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पहले नहीं आया है, बार बार आ चुका है। डू यू अग्री विद द क्रिएशन? लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Do you agree that creation of linguistic states led to secessionist and fissiparous tendencies? Very heavy words of English. In Indian polity. Full stop. Also give its historical reason for emergence. सबसे पहला लेसन, रीड रीड एंड रीड। जितना हो सके उतना आप क्वेश्चंस को पढ़िए। I say it in my class, I say it in my class sessions and I will repeat it here. मैं ये कहता हूं किसी भी स्टूडेंट को जब वो सबसे पहले आंसर राइटिंग करने बैठते हैं कि जितना हो सके उतना उस क्वेश्चन को पढ़ो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट रीड इट टिल द टाइम यू decode a question, that is what is the demand of question. हर क्वेश्चन का कोई ना कोई एक डिमांड होता है जो एग्जामिनर सोच के रखता है कि भाई मैं ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, मान लीजिए, और मेरा एक डिमांड है उन सब लोगों से जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर यूपीएससी के पास एक शायद मॉडल आंसर होगा और वो मॉडल आंसर सारे एग्जामिनर्स को दिया जाता है और वो चेक करेंगे उसके थ्रू। ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके जो भी एग्जामिनेशन बॉडी में रहते हैं प्रोफेसर्स, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के, दे आर ऑल अकम्प्लिश्ड प्रोफेसर्स इन देयर ओन राइट। और जब वो पेपर्स चेक करते हैं तो पूरा का पूरा 20 क्वेश्चंस चेक नहीं करते, वो 5 या 4 क्वेश्चंस चेक करते हैं। उसके बाद वो सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस हर जगह से चेक करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स जस्ट 2.5 hour process with a break, multiple breaks, so that examiner doesn't get exhausted.
तो ऐसा नहीं होता कि एक एग्जामिनर बैठ के 20 के 20 क्वेश्चंस आपके देख रहा है और आपके पेपर को जज कर रहा है। जैसे ये क्वेश्चन आता है फ्रॉम जीएस पेपर 1 पॉलिटी, सॉरी जीएस पेपर 2 से आता है पॉलिटी के सेक्शन से, कि पॉलिटी के सेक्शन में हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स के डिमांड को एड्रेस करते हैं। नाउ डिमांड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का? एग्जामिनर ने कुछ तो सोचा होगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो हमारे लिए एग्जामिनर से बात करने का तरीका ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। दिस इज इट। एग्जामिनर ने एक चिट्ठी हमें पकड़ाई है, हमें उसका आंसर देना है। एक्चुअली आई ऑलवेज से दैट हमें ये कोशिश करनी चाहिए एग्जामिनर को बताने की कि सर आई एक्चुअली अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ योर क्वेश्चन। बाकी सबको छोड़ दो, सर मैं हूं जो आपके डिमांड को एक्चुअली बहुत समझता हूं। बिकॉज क्वेश्चन जब आते हैं एग्जामिनर के तो एग्जामिनर बड़ा खुश होता है। क्वेश्चन आना भी यूपीएससी में बड़े नसीब की बात होती है। मतलब मान लीजिए कि पॉलिटी के 5 प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने पॉलिटी के 25 क्वेश्चन बनाए हों। हर प्रोफेसर को बोला गया होगा कि 5-5 क्वेश्चन बनाओ भैया, वो यूपीएससी को सबमिट करते हैं। एंड आफ्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एग्जाम के दिन, एक दिन पहले 2 दिन पहले, वो पेपर्स में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे। मान लीजिए 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन है पॉलिटी के जो आने वाले हैं, उसमें से उस 5 क्वेश्चन पॉलिटी के प्रिपेयर करने में एक प्रोफेसर को बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बिकॉज उन्हें क्वेश्चन ही नहीं आंसर भी प्रिपेयर करना होता है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया होगा और वो आ गया, तो दैट एग्जामिनर फील्स वेरी इलेटेड। सो वी हैव टू डू जस्टिस टू हिज एफर्ट्स देयर, कि उन्होंने वहां पे एफर्ट डाला है, तो हम बताएं कि सर ऐसा है कि मैं आपके क्वेश्चन के डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, उसके लिए आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। आई नो दैट दिस मे साउंड वेरी बैकग्राउंड स्टोरी टू यू, कि सर क्वेश्चन समझने से या लिखने से पहले आप ये बैकग्राउंड क्या बता रहे हो कि क्वेश्चन सेट कैसे होता है, लेकिन ऐसा ही है। तो डू यू अग्री दैट क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अगेन आई एम रीडिंग इट एंड आई विल रीड इट 5 to 10 times in the whole session of solving this question. Do you agree that creation of linguistic states led to secessionist and fissiparous tendencies? अब तो सबसे पहले बात है कि आप अपना अपना डिक्शनरी निकाल लो अगर इसका मतलब नहीं समझ में आता हो। सिसेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बाहर निकालना, ठीक है, किसी मेंबर फोरम से अपने आप को बाहर निकालना। तो सिसेशनिस्ट अलगाववाद, अलग करने की प्रवृत्ति, ठीक है, कि किसी फोरम से या किसी मेंबरशिप से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप अलग होना चाहते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ सेसेशनिस्ट। देन फिसिपैरस टेंडेंसीज, फिसिपैरस टेंडेंसीज इज अगेन अ टेंडेंसी टू थिंक अवे फ्रॉम द यूनियन, ठीक है। जैसे कि एक स्टेटमेंट बार बार पॉलिटी के बुक्स में कहा जाता है कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादातर कॉजी नेचर में चलता है, यानी कि नकली का फेडरलिज्म है। ज्यादातर इंडियन यूनियन जो है वो सेंटर के तरफ ग्रेविटेट करती है, सेंटर को ज्यादा अधिकार है, यूनियन को ज्यादा अधिकार है, स्टेट्स को उतना अधिकार नहीं है। तो ऐसे में स्टेट्स कभी कभार फिसिपैरस टेंडेंसीज, यानी कि स्टेट्स को नहीं लगता कि वो देश में भागीदारी हैं या देश के भागीदार हैं, तो वो अलगाववादी रुख अपनाते हैं। सो अगेन द मीनिंग्स आर द सेम बट दे हैव बीन यूज्ड, तो इसका कुछ मतलब होगा, तो वो मतलब ढूंढने की कोशिश करिए। ये आप तब कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अपने घर में या अपने लाइब्रेरी में या अपने सिटिंग एरिया में, जहां पर भी आप पढ़ते हो। ये काम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो सकता, इसीलिए जितना हो सकता है आपको एक क्वेश्चन के साथ बिताना है। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन को हम कम से कम 5 से 10 बार पढ़ेंगे in our practice sessions, and that is what I want you to do when you solve a question for the very first time. पहली बार आप हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने में 1 या 2 घंटे लगा दें, ठीक है, that is allowed, that is okay, but what is not okay is trying to write your first answer within 5 minutes or 10 minutes. That's not possible. भले ही आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन एक पहला स्टेप होता है एक अच्छा आंसर लिखना, दूसरा स्टेप होता है उस आंसर को कंडेंस करना, और तीसरा स्टेप होता है आप ये प्रोसेस जल्दी कैसे कर सकते हो, राइट। सो सेसेशनिस्ट एंड फिसिपैरस टेंडेंसीज इन इंडियन पॉलिटी, क्या लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने सेसेशनिस्ट और फिसिपैरस टेंडेंसीज इंडियन पॉलिटी में पैदा की है? लैंग्वेज के आधार पर जो राज्य बने हैं,
क्या उन्होंने अलगाववाद और भिन्न सोच रखने वाली, अलग सोच, डिफरेंशियल थॉट रखने वाले स्टेट्स को पैदा किया है? ये एक क्वेश्चन की तरह पूछा गया है. इट इज सेड, डू यू अग्री? आप अग्री करते हो कि नहीं? ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नहीं है. सो राइट इट डाउन. दैट एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर योर ओपिनियन. आपके ओपिनियन को वो पूछ रहे हैं. ही इज नॉट very much interested in the fact that whether this is a statement of authority that is coming from him. अब ये अलग कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखा होता, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स लेड टू सेसेशनिस्ट एंड फिसिपेरस टेंडेंसीज इन इंडियन पॉलिटी, फुल स्टॉप. तो वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है या गिवन है जो एग्जामिनर हमें दे रहा है. वो इस बात पे श्योर है दैट क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने सेसेशनिस्ट और फिसिपेरस टेंडेंसीज को जन्म दिया है. बट वो ऐसा नहीं लिख रहे हैं. वो लिख रहे हैं, डू यू अग्री? क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? तो ये उन्होंने एक प्रश्न छोड़ रखा है, एक क्वेश्चन छोड़ रखा है हम सबके लिए. सो योर ओपिनियन इज आस्क्ड, नंबर 1 इस क्वेश्चन से. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है. Also give its historical reason for emergence. इसके emergence के लिए इसका historical reason दीजिए कि आप समझते हैं कि ये आया कहां से, इसकी history क्या है, इसकी मतलब give its historical reason. That means give historical reason for creation of linguistic states. Linguistic states के emergence की कहानी हमसे पूछी जा रही है. ये एक नया पहलू है जो अभी तक यूपीएससी में नहीं पूछा गया है. हाँ, इससे पहले वाला पार्ट पूछा गया है, बार बार पूछा गया है. दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं उनको इस बारे में अच्छे से पता होगा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के क्या आइडियाज थे, क्यों लिंग्विस्टिक स्टेट्स आए, राइट, एंड व्हाई डू दे एवर हैव फिसिपेरस और सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड सो ऑन सो फोर्थ. Okay, so let's come to solving this question. I always say that when you get a question, either in prelims or in mains, particularly in essay and in mains, तो दो चीज करनी चाहिए. एक होता है ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट ज़्यादातर वर्ड यूज़ किया जाता है इन आर्किटेक्चर. जब भी आपको एक घर बनाना होता है, एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी होती है, तो आपको एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, आर्किटेक्ट बना के देते हैं. That this is how my house will look or this is how my structure will look. Similarly, when you write an answer, you should have a blueprint. ठीक है. अब आप कहेंगे सर ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है. आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है. जी हाँ, बिल्कुल. You have to be very elaborate in your preparation. एक एक मार्क्स के लिए जद्दोजहद है, फाइट है. बिकॉज एक मार्क्स आपको कम या ज़्यादा आए तो आप कुछ भी नहीं तो 20-20 रैंक ऊपर और नीचे, मेक इट और ब्रेक इट की कहानी है, राइट. एक मार्क्स से आप लिस्ट में हैं और एक मार्क्स से आप लिस्ट के बाहर हैं. इवन आधे मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से भी आप लिस्ट के बाहर होते हैं. तो एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, राइट. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी इलैबोरेट. अब ये ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब है कि मैं अपना आंसर कैसे लिखूंगा उसको आपको एक ढांचे में प्रिपेयर करना है, right? That is not the real answer. The real answer is with sentences, structures, conjunctions, verbs, adverbs, right? उसके साथ आपका आंसर बनेगा. बट आंसर बनेगा कैसे, मैं आंसर में क्या पॉइंट्स लिखूंगा, ये आपको पता होने चाहिए. आप कहेंगे इतना बड़ा प्रोसेस में करूंगा तो फॉरगेट अबाउट फिनिशिंग द पेपर, मैं आधा पेपर भी नहीं लिख पाऊंगा. अब ये जो प्रोसेस है ब्लूप्रिंट बनाने का, ये आप घर में करेंगे, ये एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करेंगे. और घर में इतनी बार करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो ये ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में बनना चाहिए, राइट. सो द प्रोसेस विच आई एम एस्क्राइबिंग टू यू, आई एम प्रिस्क्राइबिंग टू यू राइट नाउ इज टू बी डन इन प्रैक्टिस सेशंस एट होम. इसलिए मैंने कहा कि जब आप सबसे पहले समय आंसर लिख रहे हैं तो 1 से 2 घंटा लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट नो व्हाई नोबडी टेल्स यू दिस.
और सारे के सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स को जो आंसर लिखने बैठते हैं और इस समय लिख रहे होंगे, जो मेंस की तैयारी करते हैं, उनको एक सबसे बड़ा पैनिक अटैक तब होता है जब वो सबसे पहले टाइम मेंस का जो पेपर बैठते हैं लिखने के लिए। बिकॉज अभी तक प्रीलिम्स की तैयारी की है, प्रीलिम्स की तैयारी में लिखने का कोई मतलब नहीं है, याद करो जितना चाहे मगअप करो। बट मेंस की कहानी अलग है। मेंस में आपको लिखना है, कितना भी आपके दिल दिमाग में ज्ञान भरा है, अगर आप उसे सही तरीके से उतार नहीं पाए अपने आंसर शीट में तो कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई यू सी वीडियोज दैट आई हैव क्रैक्ड प्रीलिम 6 times बट आई हैव नॉट गिवन मेंस, बिकॉज द आंसर इज हियर। सो प्लीज स्पेंड, अगर आप सबसे फर्स्ट टाइम आंसर लिख रहे हैं और ये वीडियो उसी के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए है, तो प्लीज 1 से 2 घंटा लगाइए एक आंसर में, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट अ गुड आंसर। तो सबसे पहला जो मैंने आपको कहा, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए टू रीड एंड रीड एज मेनी टाइम द क्वेश्चन एज पॉसिबल टू आंसर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। डिमांड ऑफ क्वेश्चन कम्स अप फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो जो डिमांड एग्जामिनर ने हमारे लिए किया है वो हमने एक्सरसाइज अभी पूरा किया। सेकेंड इज टू मेक अ ब्लू प्रिंट। सो राइट नाउ वी विल ड्वेल्व इनटू मेकिंग अ ब्लू प्रिंट। ठीक है, हम देखते हैं कि ब्लू प्रिंट कैसे बनाया जाएगा या क्या कर सकते हैं ब्लू प्रिंट बनाने के लिए। लेट्स से, so this question says, do you agree that creation of linguistic states lead to secessionist and fissiparist tendencies in Indian polity? अब बात ये है, do you agree? मैंने बहुत सारे आंसर्स देखे हैं, उसमें स्टार्ट ऐसे होता है, yes I do agree। ये गलत स्टार्ट है दोस्तों, आपको ऐसे नहीं बोलना है। आप कोई महान शास्त्रज्ञ नहीं हैं, आप पॉलिटी के प्रोफेसर नहीं हैं जो आप अपनी थियरीज देंगे, ठीक है। अगर आपने कोई पेपर पढ़ा हो, अगर आपने कोई स्कॉलरली आर्टिकल पढ़ी हो इस कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उन प्रोफेसर को कोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेट्स से प्रोफेसर रजनी कोठारी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, और अकॉर्डिंग टू बाला साहेब थोरत, if you know some, or according to Granville Austin, if you know some professors in the realm of polity and they have opined about this particular project or this particular question, तो आप कह सकते हो। For example, Granville Austin, constitution और comparative constitutions के he is a very good scholar, so वो हमेशा कहते रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंटर को ज्यादा फेवर करता है, स्टेट को कम करता है। तो मैं अपना कोट ग्रैनविल ऑस्टिन से शुरू कर सकता हूं, आंसर ग्रैनविल ऑस्टिन से शुरू कर सकता हूं, ये कहते हुए कि सेंटर को ज्यादा पावर मिले, हो सकता है इस वजह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स या लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स फिसिपेरस टेंडेंसीज रखते हो। अगर मेरा ये मानना है कि यस, लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं वो ऐसे टेंडेंसीज को जन्म दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। एक्चुअली मेरा ये मानना नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब एक चीज और होती है, बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं सर क्या एक सही आंसर हो सकता है कि यस, ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर ये मानता हो कि नहीं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के वजह से सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज नहीं हुई हैं और वही सही आंसर होगा, या यस, अगर एग्जामिनर मानता हो कि सर लिंग्विस्टिक स्टेट्स के वजह से टेंडेंसीज हैं फिसिपेरस या अलगाववाद टेंडेंसीज हैं, तो क्या वही सही आंसर होगा? ऐसा नहीं होता। मेंस इज अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो भी मानते हो आप उसे विथ एविडेंस प्रूव करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हो, आप नो भी कह सकते हो, यस भी कह सकते हो। यू मे अग्री विद द एग्जामिनर हियर और यू मे नॉट अग्री, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डर के मारे एग्जामिनर से एग्री कर लेते हैं, या जो ज्यादा पॉपुलर ओपिनियन होता है उससे एग्री कर जाते हैं। और मजे की बात यह है कि मार्क्स उनको ज्यादा मिलते हैं जो पॉपुलर ओपिनियन के खिलाफ अपना आंसर लिखते हैं और अपने राय को सिद्ध करते हैं, अपने राय को प्रूव करते हैं, अपने ओपिनियन को प्रूव करते हैं। सो लेट सपोज दैट आई डोंट अग्री कि ऐसा नहीं है दैट फिसिपेरस टेंडेंसीज लिंग्विस्टिक स्टेट्स के वजह से बने हैं, ठीक है। तो मुझे स्टार्टिंग से ये बताना पड़ेगा कि देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद कितने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, नंबर 1। सो आई हैव टू गिव दिस डेटा। कितने लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बने। सेकेंड डेटा विच आई विल गिव, ये मैं सोच रहा हूं कि मैं एग्जाम में अपने आंसर में लिखूंगा। दूसरा,
क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि स्टेट्स क्रिएट करने का जरिया सिर्फ लैंग्वेज था या कुछ और भी हो सकता है? ठीक है, तो मुझे कुछ कमीशंस के नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लिंग्विस्टिक स्टेट की पढ़ाई करेंगे या स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे 1956 का, तो आपको पता चलेगा कि इंडिपेंडेंस के बाद कुछ कमिटीज बनी जो इस मुद्दे पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ठीक है, तो मुझे उन कमिटीज के बारे में पता होना चाहिए। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग एंड सम ऑफ यू हु आर नॉट नोइंग, प्लीज फॉलो द क्लू। तीसरा, आई हैव टू प्रूव दैट नो, आई डोंट अग्री दैट क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने सेसेशनिस्ट और फिसिपेरिस्ट टेंडेंसीज इंडिया में जन्म दिए हैं। तो उसका मैं क्या एविडेंस दूंगा? व्हाट एविडेंस विल आई गिव? फाइनली दैट इज द आइडिया। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज प्री इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले वाला जो काम था कि भैया आया कहां से, फ्रॉम वेयर डिड दिस होल आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स केम? क्या हमारे फ्रीडम मूवमेंट में लिंग्विस्टिक स्टेट को कोई इंपॉर्टेंस दी गई थी? क्या किसी फ्रीडम फाइटर ने या हमारे स्टेट्समैन ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने ये कहा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने चाहिए? राइट, because they are asking you, look at the next the second part of the question, they are asking you also give its historical reason for emergence, कि linguistic states का डिमांड आया कहां से? क्या ब्रिटिशर्स इसके पीछे थे? वो ब्रिटिशर्स आर्ग्यूइंग फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स? बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर। राइट, तो दोनों पे आते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब जैसे मैं ब्लूप्रिंट बना रहा हूं, ठीक है, and let me, I think I should have a darker ink. So let's say I'm making this blueprint and I have to answer the very first part and it says linguistic states. मुझे बताना है कि linguistic state के emergence से ऐसा कुछ हुआ नहीं, tendencies, Fissiparis tendencies नहीं आए. So let's see how many linguistic states were made in India. Let's say 1953 में सबसे पहला डिमांड लैंग्वेज के ऊपर राज्य बनाने का आंध्रा से शुरू होता है और ये सारे किताबों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंध्रा में एक इंजीनियर हुआ करते थे जो फ्रीडम मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट कर चुके थे, फ्लैग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर चुके थे, जिनका नाम था पोट्री श्री रामलू। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट फॉर 2 months इट वेंट थ्रू एंड ही डाइड। उसके वजह से तेलुगु स्पीकिंग आंध्र प्रदेश का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड एज अ रिजल्ट इंडिया सॉ इट्स फर्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज कमिंग अप इन द फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अलग हुआ था मेड्रास प्रोविंस से, बिकॉज मेड्रास प्रोविंस, ऑब्वियसली द नेम मेड्रास प्रोविंस, यू नो दैट इट वॉज प्रीडोमिनेटली अ तमिल स्पीकिंग एरिया, या तमिल के साथ तेलुगु भी बोलने वाले थे वहाँ पे, कर्नाटका में भी कन्नड़ बोलने वाले थे और भी दूसरे लोग बोलने वाले थे दूसरे लैंग्वेजेस। वो भी डिमांड कर रहे थे कि हमारा राज्य अलग हो, हम मद्रास के नीचे क्यों रहें, हम तमिल स्पीकर्स के नीचे क्यों रहें। एंड एज अ रिजल्ट इंडिया सॉ इट्स वेरी फर्स्ट इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज बेस्ड स्टेट। बट क्या यही इमर्जेंस हुआ लैंग्वेज बेस्ड स्टेट का? ऐसा नहीं है। 1956 में आंध्र तो बनता है, लेकिन आंध्र के साथ 2 स्टेट्स और बनते हैं, केरला एंड कर्नाटका। नाउ लुक एट दिस 2 states. I'm forgetting even one more, that is मध्य प्रदेश। तो एक और स्टेट बनता है मध्य प्रदेश। लुक एट दीज स्टेट्स, केरला मलयालम स्पीकिंग, कर्नाटका कन्नड़ स्पीकिंग एंड मध्य प्रदेश हिंदी स्पीकिंग बेल्ट। बट इन बाकी के राज्यों में फॉर्मेशन आंध्र प्रदेश की वजह से हुई। इट वॉज अ डोमिनो इफेक्ट। People were not arising in Karnataka and people were not arising in Madhya Pradesh saying that कि सर हमें अपना लैंग्वेज बेस्ड स्टेट दो, बिकॉज आंध्र अलग हो रहा था और आंध्र अलग होने के साथ साथ दूसरे स्टेट्स भी कह रहे थे कि वो मद्रास के नीचे नहीं रहेंगे या तमिल स्पीकर्स के नीचे नहीं रहेंगे, तो उनका एक अपना अलग राज्य बना। नाउ टॉकिंग अबाउट कमीशंस, कुछ कमीशंस हैं जिन्होंने ऐसा काम किया, जिनको बोला गया काम करने के लिए।
for formation of states or something like that. Now, there is this story of, let's say, three commissions rather. The very first commission was Dhar. So Dhar Commission, S.K. Dhar Commission, he was a retired High Court Justice Dhar, S.K. Dhar from Allahabad High Court. इनकी कमेटी सबसे पहले बनी 1948 में, और इन्होंने कहा कि लैंग्वेज के ऊपर स्टेट्स नहीं बनने चाहिए. सो ही सेड नो टू लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स. इनकी कमेटी ने भी कहा. उसके बाद एक फेमस कमेटी आती है पॉलिटिशियंस की, JVP कमेटी और JVP कमीशन. This was Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sitaramaiah. 3 important Congress leaders coming together and making a commission on the formation of states. इन्होंने भी कहा कि देखिए, लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस नहीं हो सकता जिसके ऊपर स्टेट्स बने. और उन्होंने कहा इसके अलावा कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसके ऊपर स्टेट बने. तो उन्होंने कहा कि स्टेट का अपना फाइनेंशियल स्टैंडिंग होनी चाहिए, स्टेट की अपनी होमोजेनिटी होनी चाहिए, जोग्राफिकल होमोजेनिटी, कि भाई एक कंटिन्यूस जोग्राफिकल जोन होना चाहिए. ठीक है, ऐसा ना हो कि एक स्टेट में पहाड़ भी है और उसी स्टेट में समुद्र भी है. ठीक है, उसी स्टेट में प्लेन्स भी हैं. लेट सपोज उत्तर प्रदेश एट वंस अपॉन अ टाइम यूज्ड टू कवर उत्तराखंड ऑल्सो. So people of Uttarakhand had to travel all the way to Lucknow to get their work done. अगर उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता तो जस्ट इमेजिन क्रॉसिंग सच अ ह्यूज एरिया. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो होमोजेनिटी होनी चाहिए, जोग्राफिकल होमोजेनिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टैंडिंग होनी चाहिए स्टेट की अपनी, कि वो उनके पास माइंस हो, मिनरल्स हो, कि स्टेट अपना फाइनेंशियल देख रेख खुद कर सके. और साथ ही साथ एक प्रकार का बर्जर्निंग मिडिल क्लास होना चाहिए, या एक डेमोग्राफी होनी चाहिए. डेमोग्राफी को बहुत ही महत्व दिया गया, दैट देयर शुड बी अ साइजेबल पॉपुलेशन दैट वुड फॉर्म अ स्टेट्स पीपल आउट देयर, कि स्टेट में इतने सारे लोग हों. ऐसा नहीं कि बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड हो और छोटे छोटे जगह को स्टेट बना दिया गया हो. एक साइजेबल पॉपुलेशन होनी चाहिए. इन 2 कमीशन के आने के बाद पोट्टी श्री रामुलु का जो सत्याग्रह था वो बहुत ज़्यादा भड़क गया, बिकॉज दे थॉट दैट इसमें लैंग्वेज को कोई जगह नहीं दी गई है. एक जैसे लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं वो देश में होने चाहिए, या वो एक राज्य में होने चाहिए. अब इंडिया में हमारी प्रॉब्लम एक सिंपल सी है, और हमारी प्रॉब्लम ये है दैट वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस. 22 तो हमारे शेड्यूल्ड हैं, बट our dialects change within few kilometers. Linguistic survey जो है हर साल नहीं होता है, बट इंडिया की लिंग्विस्टिक कमीशंस भी हैं, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक कमीशंस भी हैं, लिंग्विस्टिक कमिश्नरेट है, और उनके हिसाब से इंडिया में कुछ भी नहीं तो 5000 डायलेक्ट है, 5000 डायलेक्ट्स. ओके, एंड अराउंड 1800 स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड लैंग्वेज. बहुत सारे लैंग्वेज तो ऐसे हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि वो सिर्फ स्पोकन है, उनका रिटन फॉर्म नहीं है. तो अगर लैंग्वेज के ऊपर ही स्टेट्स बनने लगे तो इंडिया का बैल्कनाइजेशन कोई नहीं रोक सकता. बैल्कनाइजेशन यानी कि विखंडीकरण, बार बार बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना. बाल्कन्स इज अ ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल जोन इन यूरोप. यूरोप में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में यूरोप बहुत सारे छोटे 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 राज्यों में बट गया था, बिकॉज वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, और लैंग्वेज की वजह से यूरोप इतना ज़्यादा बटा हुआ हमें दिखता है. वहाँ पे एक होमोजेनिटी है इन द नेम ऑफ रिलीजन. ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, ज़्यादातर लोग नेशन स्टेट की पॉलिसीज फॉलो करते हैं, और डेमोक्रेसी भी फॉलो करते हैं, बट वो बटे हुए हैं लैंग्वेज के कारण. तो लैंग्वेज एक बहुत ही शॉर्ट थॉट था हमारे इन लीडर्स के बीच में, कि देखो भाई, अगर लैंग्वेज के ऊपर आपने स्टेट्स को बनाया तो हमारा हाल यूरोप में बाल्कन जैसा होगा. इसी को हम कहते हैं बैल्कनाइजेशन. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो अबाउट प्रिजर्विंग यूनिटी. सो पॉलिटिक्स छिड़ गई थी, सब कुछ बहुत ही
हाईली विशियस और हाईली टेंस एटमॉस्फेयर चल रहा था. एंड इन दैट वी हैड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और द फजल अली कमीशन. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है, एसआरसी जो है, वो 1953 में आता है और 56 तक वो अपना 1953 में इसलिए आता है बिकॉज पोटी श्रीरामुलू का एजिटेशन चला और 56 में उन्होंने एजिटेशन के बाद ये तय किया कि आंध्र प्रदेश को हम फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट का दर्जा दे देते हैं कि ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर आंध्र प्रदेश बनेगा. अब मेरा आपको डायरेक्ट ले जाना है टू द ईयर 2014. आंध्र प्रदेश देश का सबसे पहला लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बना. क्या इसने आंध्र प्रदेश को टूटने से बचा लिया? As I said, I do not agree with the fact that creation of linguistic states had led to fissiparous and secessionist tendencies in India. क्यों? Because अभी जो हाल ही में राज्य बना हुआ है, हाल ही का मतलब very recent state which has been made was in 2014 and guess what? It was Telangana. तेलंगाना राज्य बना क्यों? अगर आंध्र की ही बात थी और तेलुगु स्पीकिंग की ही बात थी तो 1956 से 2014 में तेलुगु लैंग्वेज का क्या हुआ जो तेलंगाना काटना पड़ा आंध्र से? तो अगर सिर्फ लैंग्वेज की बात होती कि एक स्टेट को लैंग्वेज चाहिए ताकि वो होमोजेनियस रह सके, एक लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट रह सके, तो ऐसा क्यों हुआ कि देश की लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है और खत्म तेलंगाना पे हो रही है? तेलंगाना इज द लेटेस्ट क्रिएटेड स्टेट इन इंडिया, राइट? एंड हियर लाइज द आंसर. हालांकि सारे स्टेट्स के बारे में मैंने अभी तक बात नहीं किया, वो भी मैं बात करूंगा. सो व्हेन यू आर मेकिंग दिस ब्लूप्रिंट, आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. I am telling you how to argue with yourself in your mind while writing such an answer. ठीक है? बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव आंसर आपको लिखना है मेंस में अच्छे मार्क्स चाहिए तो, क्योंकि भैया मेंस के मार्क्स आर व्हाट वी कॉल इट एज कंडीशनड टू अदर्स. आपको तब अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब आप दूसरों से अच्छा लिखोगे पेपर. ठीक है? आपकी लड़ाई रिलेटिव है, एक कोई मॉडल आंसर नहीं होता. अगर आपसे अच्छा आंसर और बहुत अच्छा आंसर किसी ने लिख दिया तो आपका कंपैरिजन उसी आंसर से होगा. और अगर उस बंदे ने मेहनत की है और आपने बस ऊपर ऊपर वाली मेहनत की है तो आपको बिलो एवरेज मार्क्स मिलेंगे. लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स किसी के पास नहीं होते, ज्यादातर लोगों के पास नहीं होते. गूगली क्वेश्चंस होते हैं जो कभी नहीं देखे गए हैं. 10 साल पहले कहीं करंट अफेयर में आया, यूपीएससी ने उठा के दे दिया, उसकी मर्जी. वैसे क्वेश्चंस में आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज किसी के पास आंसर्स नहीं है. लेकिन जो क्वेश्चन सबने प्रिपेयर किया हो उसको बहुत अच्छे से लिखना आपकी जिम्मेदारी है. अदरवाइज यू विल एंड अप गेटिंग बिलो एवरेज मार्क्स बिकॉज एवरीबडी इज राइटिंग द सेम आंसर, एवरीबडी हैज द सेम कंटेंट. सब लोगों ने हिंदू, एक्सप्रेस, वही करंट अफेयर मैगजीन, सब ने सेम पढ़ा है, सेम टू सेम. ठीक है? आप कोई अलग व्यक्ति नहीं हो. आपने प्रीलिम्स क्रॉस कर लिया होगा, ठीक है, बधाई हो. बट जब मेंस की बारी आती है ना, एवरीबडी इज ऑन अ सेम फुटिंग. भले आपने प्रीलिम्स में झंडे गाड़ दिए हो, 200 में से आप 150 मार्क्स ले आए हो, इट मीन्स नथिंग. किसी ने बस कट ऑफ का मार्क्स लाया हो, किसी ने 90 मार्क्स लाए हो, कट ऑफ 90 है, ही इज ऑल्सो ऑन द सेम फुटिंग, यू आर ऑल्सो ऑन द सेम फुटिंग. ठीक है? तो आप अलग कैसे होगे? ये जो हम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो आपको ब्रेनस्टॉर्म करके दिखाना है, एग्जामिनर को दिखाना है. और ये आप घर में कर रहे हो, ये आप आंसर हॉल मतलब एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर सकते. इसलिए आपको रोज घर में एक आंसर प्रैक्टिस करना है. सो अगेन एज आई टोल्ड यू, 1956 में हमने एग्जाम्पल दिया दैट 1956 में लैंग्वेज बेस्ड स्टेट क्रिएट हुआ. लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं सर. तेलंगाना वाज क्रिएटेड इन 2014 एंड इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. दैट आंध्र प्रदेश बेस्ड पॉलिटिक्स वाज फॉर्मिंग अप अगेंस्ट तेलंगाना. यह माना जाता था कि तेलंगाना मेन राज्य है या मेन एरिया है आंध्र प्रदेश का.
आंध्र प्रदेश के कुछ जोग्राफिकल जोन्स हैं जैसे रायलसीमा या कोस्टल आंध्रा या अमरावती वाले साइड का आंध्रा, जिसको तेलंगाना या सेंट्रल आंध्रा से अलग माना जाता था। सो अब तेलंगाना जो है वो इसी बात पे, अब तेलंगाना एक तरीके से लैंडलॉक्ड स्टेट बन चुका है, बट इट सेज दैट ज़्यादातर बजट पहले रायलसीमा को या कोस्टल आंध्रा को मिलते थे और तेलंगाना वाले क्षेत्र को नहीं मिलते थे, सो एंड सो फॉर्थ। लेट्स कम टू द अदर स्टेट्स विच वर क्रिएटेड आफ्टर 1956, ठीक है। सो कमिंग टू सम अदर स्टेट्स, द मोस्ट इमीडिएट आफ्टर दैट वॉज इन 1960, 1960 में एक मूवमेंट शुरू हुई महाराष्ट्र में, एंड इट वॉज कॉल्ड एज संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट का मानना यह था कि बॉम्बे प्रोविंस को अलग करना चाहिए, महाराष्ट्र स्पीकिंग या मराठी स्पीकिंग वर्सेस नॉन मराठी स्पीकिंग। तो बॉम्बे प्रोविंस में नॉन मराठी पीपल कौन थे उस समय? गुजरात। तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जब शुरू होता है तो महाराष्ट्र का क्रिएशन होता है। दिस ऑल्सो लेड टू सम डेथ्स आउट देयर, और बॉम्बे में आप जाएंगे तो वहाँ पर, मुंबई में आप जाएंगे तो वहाँ पे मंत्रालय के ठीक सामने एक फाउंटेन लगा हुआ है जिसमें संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट को डेडिकेट किया गया है, वो फाउंटेन, एंड हुतात्मा चौक एज इट इज कॉल्ड, एंड इट लिस्ट्स द मार्टर्स ऑफ द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। मतलब स्टेट में ही बताया गया है कि ये मूवमेंट की वजह से महाराष्ट्र क्रिएट किया गया है, ठीक है। नाउ संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट अगेन लेड टू द बर्थ ऑफ टू स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र भी होता है और गुजरात भी आता है, so दो स्टेट्स बनते हैं। कम टू 1966, पंजाब मूवमेंट बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, कि पंजाब को गुरमुखी बोलने वाले लोग, पंजाब and the area of Punjab should be there. Now the whole area of Punjab had many other language speakers out there. पश्तू भी बोलने वाले थे, कश्मीरी भी बोलने वाले थे, गढ़वाली भी, हिमाचली भी, डोगरी भी, there were so many other language speakers, but Punjab belongs to Punjabis। इस प्रकार की लैंग्वेज की बात शुरू हो गई। It was mainly based on language, but it had some other, इफ यू कैन से, इकोनॉमिक रीजंस। ये बताया जाता है कि पंजाब का दो बार विभाजन हो चुका है। एक तो आज़ादी के टाइम 1947 में जब पंजाब के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान साइड में, एक इंडियन साइड में, बट उसके बाद भी पंजाब का मानना है आज भी कि उनके हक के बहुत सारे रिवर्स हिमाचल को और दूसरे स्टेट्स को जैसे हरियाणा को दे दिए गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट Punjab has always been at loggerheads about water sharing agreements with Haryana and Himachal। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओरिजिन रिवर्स जो हिमाचल से निकलते हैं पंजाब में जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिवर्स जो पंजाब से फ्लो करके हरियाणा में जाते हैं, दे हैव ऑलवेज बीन ए इशू ऑफ कंटेंशन। तो एक कंटेंशन ये भी था। तो पंजाब लैंग्वेज के ऊपर बनता है, शाह कमीशन इसको बनाती है। शाह कमीशन एक तरीके से अपनी रोल यहाँ पे पंजाब को क्रिएट करने में लगाती है, ठीक है। अब मेरा इन दोनों स्टेट से सवाल है, क्या महाराष्ट्र में अब नए स्टेट्स का डिमांड खत्म हो गया है? क्या पंजाब में अलग सेशनिस्ट टेंडेंसीज खत्म हो गई हैं? ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में वी हैव सीन डिमांड्स ऑफ सेपरेट मराठवाड़ा और इवन द एरियाज which are drought prone areas, ठीक है। तो खानदेश, मराठवाड़ा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं मराठाज में, मराठा एरियाज में या महाराष्ट्र में, फॉर एग्जांपल सह्याद्री और द एरिया ऑफ महाराष्ट्र विच इज द कोस्टल एरियाज ऑन द वेस्टर्न साइड, ऑन द वेस्टर्न सी कोस्ट। तो वो एरियाज बहुत ज़्यादा रिच हैं, इनफैक्ट दे आर ऑल्सो वेरी रेनफॉल surplus areas, but deficient areas जैसे मराठवाड़ा, खानदेश, these areas always suffer the economic disbalance between these states। तो वहाँ पर भी differential tendencies हैं और ये purely political है। पंजाब खालिस्तानी issue we have always seen it keeps on coming up from time to time। time to time का मतलब 1980s में से लेके 90s तक, और उसके बाद very recently the अमृतपाल सिंह एपिसोड, जहाँ पे वापस से खालिस्तान और एक खालसा के ऊपर प्रेजेंस तैयार करके रिलीजियस डाइवर्सिटी या डिफरेंशिएशन को क्रिएट करके स्टेट की मांग
की जा रही थी। हालांकि यहाँ पर तो एंटी नेशनल एजेंडा भी देखने को मिलता है पंजाब में. सो अगेन लैंग्वेज विल नॉट सॉल्व द इश्यूज, द अंडर करेंट्स आर समथिंग एल्स. Now coming to some other areas, 1971 Himachal Pradesh was created, right? Again, not on the basis of language, but on the basis of geographical contention with Punjab, as I told you. उसके बाद 2000 में आई है. 2000 में there were 3 states which were created. Jharkhand, you had Chhattisgarh, and you had Uttarakhand. None of them are based on language. None. कोई भी लैंग्वेज के ऊपर बेस नहीं था. ये सारे पॉलिटिकल थे, प्योरली पॉलिटिकल. झारखंड बिहार को काट के, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को और उत्तराखंड यूपी को हटाकर. इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में भी अवध की, बुंदेलखंड की, पूर्वांचल की टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, इनकी भी डिमांड्स होती रहती है. इनफैक्ट आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बार बार ये बताया जाता है कि कभी कभार जो झांसी वाला बेल्ट है, या कभी कभार जो वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है, या कभी कभार जो नॉन अवध एरिया है. नॉन अवध एरिया मीन्स विच इज़ अवे फ्रॉम लखनऊ एंड द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ लखनऊ, उनके साथ दोहरा बिहेवियर किया जाता है, या वो स्टेट की कैपिटल से बड़ा दूर है. इनफैक्ट उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे रहती है. अराउंड 16% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन उत्तर प्रदेश. सो कैन यू इमेजिन that differentiation in a state comes because of polity, economy, and the undercurrents at that point of time. It's not that much a function of language. इतना जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज की वजह से ही प्रॉब्लम. नॉर्थ ईस्ट की कहानी हम भूल गए. नॉर्थ ईस्ट की कहानी, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो कहानी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज उसकी कहानी शुरू होती है असम से. अच्छा, मैं ये कहानी, ये जो सारा कुछ बना हुआ है जो आपके सामने आप देख रहे हैं, दैट आई हैव मेड अ खिचड़ी ऑफ सॉर्ट्स, और काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल एज माइंड मैप आल्सो समटाइम्स. कि मैंने कहानी की शुरुआत की आंध्रा से और पोटी श्रीरामुलु से, और ये कहा कि 1956 में सिर्फ आंध्रा नहीं, केरला भी बना, कर्नाटका भी बना, राइट, और मध्य प्रदेश भी बना. And then I took you to Telangana, and then I said that look, Samyukta Maharashtra movement 1960 में बना because of language, but tendencies of differentiation are still there, and it has nothing to do with language. Then I told you about Punjab, then Himachal, then Jharkhand, Chhattisgarh, Uttarakhand. ये सब कुछ ब्लूप्रिंट का पार्ट है. अब ये आपको 4-5 सेंटेंसेस में निपटाना है. जब आप आंसर लिखोगे तब तो ये प्रोसेस आपके बैक ऑफ माइंड में चलते रहना चाहिए, राइट? सो प्लीज रिमेंबर अबाउट दैट. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कहानी मैंने आपको बताया था कुछ अलग है, और इसकी कहानी शुरू होती है असम से. नाउ असम एज अ स्टेट वाज एनेक्स्ड इन 1826, जब अहोम वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ. ब्रिटिशर्स अहोम्स को वहां से हटाते हैं, असम को अपने अंदर लेते हैं. उसके बाद से असम की कहानी शुरू हो जाती है. असम तब आज वाला असम नहीं था, बहुत ही बड़ा एरिया था. पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब को आसाम से काटकर बनाया गया. सो दैट बिग एन एरिया इट वाज. नाउ अहोम्स वर रिमूव्ड फ्रॉम असम, एंड देन इन 1874 असम वाज क्रिएटेड एज अ सेपरेट प्रोविंस. असम को अलग कर दिया गया 1874 बंगाल के अगर मैं कहूं एडमिनिस्ट्रेशन से, बिकॉज बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन, जो बंगाल प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वही असम को देखता था टिल 1874. उसके बाद में असम को अलग कर दिया गया. 1905 में बंगाल का पार्टीशन भी हुआ. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, आई डोंट वांट टू गो देयर राइट नाउ. बट इसके बाद धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैसे असम से अलग होते हैं, लुक एट इट. 1963 में, आई एम डायरेक्टली टेकिंग यू आफ्टर इंडिपेंडेंस. 1963 में यू हैड नागालैंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी. कि बहुत सारे ट्राइबल्स, नागा ट्राइबल्स, एंड नागा ट्राइबल्स आर ऑल्सो नॉट होमोजेनियस, देयर आर सो मेनी, 60 numbers the Naga tribes are there, right? Konyak being one of the most famous. तो ट्राइब्स के ऊपर एक नागालैंड दिया गया. आज भी नागा मूवमेंट जो है एक सेपरेट नागालिम के इशू के साथ, सेंटर के साथ कंटेंशन पे. नागालिम NSCN movement which has been going on. So anyways, so Nagaland created on the question of tribe identity, not on the question of language. Next, you had Manipur, 1972. Again,
on the question of tribal identity. आप कहेंगे कि सर ट्राइबल आइडेंटिटी और लैंग्वेज सेम हो सकता है, मे बी आर दे आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, बट ऐसा नहीं है. ट्राइबल्स दे डोंट गो टुगेदर. इनफैक्ट मणिपुर में वी हैव सीन मेतीज and Kukis का differentiation. They speak the same language, but their tribes are different, their ethnicities are different. So there lies the case. So on the basis of tribal identities. Next, you had in the same year Meghalaya. तो मेघालय भी बना. You had the same Tripura. Now look at the demography of Tripura and demography of Meghalaya. Mostly Tripura is a Shaivite state. ज़्यादातर शैव धर्म फॉलो करने वाले लोग हैं. मेघालय इज ऑल्सो मोस्टली टेकिंग इन्फ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड टेकिंग इन्फ्लक्स फ्रॉम बंगाल एंड बंगाली स्पीकिंग आसामीज. सो त्रिपुरा मेघालय मेड बाय दैट. नेक्स्ट 1975, a very brilliant story of सिक्किम being integrated. सिक्किम कोई क्रिएट नहीं किया गया था, इसे इंटीग्रेट किया गया. इट वॉज एन इंडिपेंडेंट मोनार्की. इनफैक्ट द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ RNAW. इंडिया में RNAW का जन्म सिक्किम से शुरू होता है. RN काओ की कहानी जो है यहीं से. सो सिक्किम कम्स अप एंड देन 1987 अरुणाचल कम्स अप. इनफैक्ट मैं बहुत ही अथॉरिटेटिवली कह सकता हूं कि इंडिया की पूरी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट का क्रिएशन नॉन लैंग्वेज बेस्ड है. इनफैक्ट इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट लिंगुआ फ्रैंका जो है नॉर्थ ईस्ट का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप अपनी भाषा को तुरंत दूसरे से समझाना चाहते हैं तो यू हैव टू रादर स्पीक इन इंग्लिश, राइट? सो लिंगुआ फ्रैंका देयर इज इंग्लिश. सो व्हाट about language? Here the problem is of ethnicity, here the problem is of tribalism. ठीक है. So hereby in the very first part I think I have proven my case to the examiner that sir, creation of states although started with the question of language maybe in India, but इसके वजह से कोई secessionist और vociferous tendencies language के वजह से नहीं आई, पॉलिटी के वजह से आई, ट्राइबलिज्म के वजह से आ सकती है, मे बी पॉलिटिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से आ सकती है, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ लैंग्वेज दैट मच. इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, सारे के सारे लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड नहीं हैं. और अगर लैंग्वेज के ऊपर कोई मुद्दा उठता भी है तो वो प्योरली पॉलिटिकल रीजन है उसका, ठीक है, बिकॉज उस समय की पॉलिटी उसे डिफाइन करती है, या तो उसका कोई दूसरा इकोनॉमिक रीजन हो सकता है. अब इसमें लिखा गया है ऑल्सो गिव इट्स, अभी हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जाएंगे. ऑल्सो गिव इट्स सेकेंड पार्ट हिस्टोरिकल रीजन. लिंग्विस्टिक स्टेट्स आए तो आए कैसे, इसका हिस्टोरिकल रीजन क्या है कि हमने क्यों लिंग्विस्टिक स्टेट्स के डिमांड को अपना लिया. ठीक है. नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. अगेन आई वुड like to delve into history lesson right now. अब हिस्ट्री का लेसन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. इसमें ब्रिटिशर्स से रिलेटेड ये कहानी है. एक सिंपल सी फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अगर इंडिया में कोई डिवीजन क्रिएट किया है तो वो धर्म के नाम पर किया है, लैंग्वेज के नाम पर नहीं किया, राइट? For example, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये सबसे पहले मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ला रहा था, राइट? तो इनका आइडिया ये था कि देश को हम रिलीजन के बेसिस पे बांटें. सबसे पहले ये थॉट. उसके बाद 1932 में यू हैड मैकडोनल्ड्स अवार्ड. रामसे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बेसिकली एक डिप्रेस्ड क्लासेस का सेपरेट इलेक्टोरेट ला दिया. डिप्रेस्ड क्लासेस उस समय कहते थे, इनका सेपरेट इलेक्टोरेट लाया. इसका मतलब कि आप जाति यानी कि फर्स्ट रिलीजन एंड देन कास्ट, कास्ट के बेसिस पे इंडिया को डिवाइड करना चाहते हैं. ब्रिटिशर्स ने ये कोशिश नहीं की, या शायद उनके दिमाग में ये नहीं था कि हम धर्म के नाम पर हम लैंग्वेज के नाम पर इस देश को अलग कर सकते हैं क्या. बिकॉज फॉर देम इंग्लिश वॉज सुप्रीम
एंड देन दे यूज टू डू रिसर्चेज इन संस्कृत एंड पर्शियन एंड उर्दू। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोल रखे थे, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या फिरंगी महल या विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हुआ करते थे ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे, जो ओरिएंटल लैंग्वेज की रिसर्च में यूज किया करते थे। तो इनका आइडिया था कि संस्कृत में लिखी हुई पुरानी किताबें, पर्शियन और उर्दू में लिखी हुई मिडीवल इंडिया की किताबें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ओरिएंटल ज्ञान हमें मिले और इससे हमारा इंडिया को कॉलोनाइज करने के लिए रास्ता साफ हो जाए या हम आराम से कॉलोनाइज कर सके। दैट्स द सिंपल आइडिया। So, religion and caste was the main idea to divide India by Britishers. तो linguistic states का division कहां से आता है, right? So ये मुझे मेरे एग्जामिनर को बताना है, तो मैं ये बताऊंगा बिकॉज एग्जामिनर इज आस्किंग मी कि सर इसका हिस्टोरिकल जेनेसिस क्या है। अगेन रीड द क्वेश्चन, ऑल्सो गिव इट्स हिस्टोरिकल रीजन फॉर इमरजेंस, कि लिंग्विस्टिक स्टेट का डिमांड आया तो आया कहां से, उसका हिस्टोरिकल जेनेसिस है कहां पे। तो मैंने एग्जामिनर को बनाया कि सर देखिए ब्रिटिशर से तो नहीं आता है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर वो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस का मेंशन कर सकते हैं जो ओरिएंटल स्टडीज करती थी, राइट, संस्कृत में, लाइक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या फोर्ट विलियम एक्सेट्रा। बाय द वे ये दोनों के ऊपर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा चुके। फिर आया कहाँ से, राइट? सो इट एक्चुअली कम्स अप फ्रॉम द कांग्रेस सेशंस एंड इट एक्चुअली कम्स अप फ्रॉम आवर डियर गांधी जी। तो गांधी जी ने सबसे पहले जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, उसी टाइम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक एजेंडा पास हुआ 1920 में कि हम स्टेट्स यानी कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाएंगे। गांधी जी ने कहा था कि हर स्टेट में कांग्रेस कमेटी बनेगी, स्टेट कांग्रेस कमेटीज, और एक ऑल इंडिया सेंट्रल कांग्रेस कमेटी बनेगी। तो वो कांग्रेस को थोड़ा री इन्वेंट कर रहे थे। सो ही सेड दैट लुक, हर स्टेट में कमिटीज बनेंगी और स्टेट्स डिसाइड होंगे लैंग्वेज के ऊपर। तो सबसे पहले लैंग्वेज का जो थॉट है वो फ्रीडम स्ट्रगल से ही आता है सबसे पहले, और गांधी जी से आता है। उसके बाद 1928 में एक और कमिटी आई जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, या एक और रिपोर्ट आया। नाउ नेहरू रिपोर्ट वाज एन आंसर टू साइमन कमीशन प्रोटेस्ट। साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हो रहा था। साइमन कमीशन इंडिया में आई थी, जो ऑल वाइट कमीशन थी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को री इंटरप्रेट करने आई। और यहाँ पर जब उनकी बहुत ऑपोजिशन हुआ तो एक ऑल पार्टीज कमेटी बनी जिसका नाम नेहरू कमेटी बनाया गया। इट वॉज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सो मोतीलाल नेहरू ने अपने कमेटी रिपोर्ट में कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस होना चाहिए स्टेट्स का। तो ये दूसरी बार ये कहा गया कि स्टेट्स के बनाने का लैंग्वेज के बेसिस पर अधिकार होना चाहिए, ये दूसरी बार कहा गया। सो ही वॉज एक्चुअली टोइंग द लाइन ऑफ गांधी। एंड द थर्ड टाइम इट हैपेंड इन 1937 सेशन ऑफ कांग्रेस इन कैलकाटा। कैलकाटा में कांग्रेस का सेशन होता है और यहां पर यह बात वापस दोहराई जाती है, ठीक है। इस सेशन की अध्यक्षता सुभाष बाबू कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस। सो ही गोज ऑन एंड ही सेज, नहीं, सुभाष बाबू नहीं कर रहे थे, ही वॉज इन 1938, सो आई बेग योर पार्डन। 1938, 1939, there were two Tripura and Haripura session. So there were Haripura and then Tripura session. So there were two sessions which happened after that. But Calcutta Congress में it was reiterated कि linguistic basis होना चाहिए अगर आगे state बनेगा तो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद states जब बनते हैं, actually independence के पहले जब states बनते हैं तो वो ब्रिटिशर्स बना के जाते हैं अंडर द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज कैबिनेट मिशन प्लान। सो कैबिनेट मिशन प्लान कम्स अप जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस 1946 में, और वो सेक्शन ए, बी और सी में इंडिया के स्टेट्स को बांट के चले जाते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। ये बंटवारा कैसा है? जैसा कि हमने पहले बताया, दिस वॉज टोटली बेस्ड ऑन रिलीजन। सेक्शन ए हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स जैसे कि बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, ओडिशा, ऑल द हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स।
सेक्शन बी, द मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स लाइक पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध। ठीक है, तो मैं बस ऐसे लिख रहा हूं। एंड सेक्शन सी, बंगाल एंड असम। अगेन बंगाल एंड असम, उसमें हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, दोनों थे, उनको भी बनाया गया। सो बंगाल एंड असम। This is what Britishers did. So they divided clearly on the basis of religion. We and we alone are responsible for language-based politics. Because Congress language के basis पे करना चाहती थी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, या other people like not Gandhi because he was not there, but other people like Govind Ballabh Pant, you had even leaders like Shyama Prasad Mukherjee, इन सब लोगों ने लगभग कहा कि लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स हमें नहीं चाहिए। ये रिवर्स क्यों होता है? ये ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज रिवर्स क्यों होता है? कांग्रेस के ही लोग थे, इंडिपेंडेंस से पहले कुछ बोल रहे थे, इंडिपेंडेंस के बाहर बाद में कुछ बोल रहे हैं। ये रिवर्स यूरोप के हाल को देखकर होता है। बिकॉज हमारी आजादी 47 में और वर्ल्ड वॉर का खत्म होना, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ यूरोप में, तो यूरोप के बहुत सारे टुकड़े हो चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिसको मैंने आपको कहा बैल्कनाइजेशन जिसको कहते हैं। मेरा मानना यह है that it was because of balkanization that spooked our freedom fighters. जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो डरे इस बात से कि जो हाल यूरोप का हुआ है लैंग्वेज के ऊपर, कहीं वो हाल हमारा ना हो जाए, बिकॉज हम विविधताओं से, डाइवर्सिटी से भरे हुए देश हैं। सो वी शुड नॉट बी हैविंग दिस कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स। एंड हियर लाइज माई ब्लूप्रिंट। अब मैंने ये ब्लूप्रिंट बना दिया दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा, मेरे ख्याल से 1 घंटे का डिस्कशन हो चला है, ऑलमोस्ट 1 आवर डिस्कशन इज गोइंग ऑन, एंड नाउ यू हैव टू राइट योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ये एंड आई एम श्योर अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो आप इससे भी अच्छा ब्लूप्रिंट बना सकते हो, लेकिन जब अब इसे आपको आंसर में लिखना है, एंड दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, because I don't believe in giving what we call as model answers, but I will prepare an answer and give it to you. वो मैं अटैच कर दूंगा PDF में, बट मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बैठकर ऐसे ब्लूप्रिंट्स बनाएं और फिर उसके बेसिस पे अपना आंसर लिखें। इसको प्रिपेयर करने में ऑब्वियसली आपको स्टैटिक नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री की होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की होनी चाहिए, और एक अच्छा आंसर इन सब को बनाकर बनता है। एक अच्छा आंसर 7 मिनट में जल्दी जल्दी कुछ भी मन किया वो पका कर लिख देने में नहीं होता, क्योंकि द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग एन आंसर इज टू राइट अ गुड आंसर। So that is where we stand as of now. I hope you enjoyed this session. मैं इसका रिटन वर्जन जो मैंने PDF यहाँ पे, जो मैंने ब्लूप्रिंट यहाँ पे बनाया है, उसका रिटन वर्जन, यानी कि अगर मैं आंसर लिखता तो कैसा लिखता, वो मैं यहाँ पर अटैच करूँगा for your knowledge. But I do request you to also attach your answers and send it to the Telegram ID that I am attaching here for your reference, ताकि आप भी शेयर कर सको, एक ग्रुप में शेयर हो सके, एक दूसरे के आंसर्स लोग देख सके। दिस इज हाउ द कम्युनिटी शेप्स एंड बिल्ड्स अप, एंड दिस इज हाउ यू ऑल्सो टेस्ट द वाटर्स कि भाई मेरी कॉम्पिटिशन है कितनी, राइट? सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन इन द सेक्शन ऑफ चारवाक कॉल्ड UPSC पाठशाला। ऐसे कुछ वीडियोस हम करते रहेंगे जो एक क्लासरूम वाइब दे आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सको दैट व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।